हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग एलम बनाना सीखेंगे। एलम क्या होता है, फिटकरी। फिटकरी जैसे कभी बाल कट करवाने जाओगे आप, देन क्या होता है बाल कट करवाने के समय थोड़ा बहुत कट जाता है कहीं कहीं पर, जब छुरा लगाया जाता है उस टाइम, देन उसके ऊपर एलम लगा करके उसको ठीक किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स होता है उसके ऊपर, जो कि आपको 10th में भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, थोड़ा मैं इसका एग्जाम्पल बता दूंगा। ओके, और एलम बनाना हम लोग सीखेंगे। फिटकरी कैसे बनाएंगे बहुत अमाउंट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 7th के केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट लेक्चर है, और इसके बाद केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा क्लास 7th में। यहाँ पर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग लगाइए कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, मान लीजिए आयरन है। आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं, Fe, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, आयरन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं CuSO4 के साथ, CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, देन क्या होगा, कंपाउंड बनेगा। देन क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नाम होता है FeSO4 प्लस Cu। इसको हम लोग थोड़ी देर करने वाले हैं। आयरन को डाल दिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देन ऐसा रिएक्शन होगा। आयरन जो है, आयरन ये आयरन Cu को बाहर निकाल देगा और SO4 के साथ चिपक जाएगा। आयरन क्या करेगा, Cu को बाहर निकाल देगा और SO4 के साथ चिपक जाएगा। इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ से कॉपर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, बाहर निकल गया। कॉपर क्या हुआ, बाहर निकल गया। इसी को बोला जाता है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हुआ ये रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में करते हैं। तो इसको करने से पहले आपको एक, सबसे पहले जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, एक बीकर लेते हैं। लास्ट लेक्चर है ये सब, तो आपको अभी तक पता होगा। एक बीकर ले लिए, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे। बीकर में हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे। किसके साथ रिएक्शन कराना है, कॉपर सल्फेट के साथ। इस बीकर में हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बीकर लिए, इसमें हम लोग डाल दिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, CuSO4 इन शॉर्ट। इतना में कोई दिक्कत किसी को। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये होता है ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, लिख लीजिए, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। इसमें आपको एक आयरन नेल डाल देना है। आयरन नेल क्या होता है, जो लोहा का जो कील होता है, कांटी होता है, उसी को बोला जाता है आयरन नेल। जिस कांटी को दीवार में ठोका जाता है, जैसे इसके ऊपर
जिसमें ये बोर्ड टंगा हुआ है वो क्या है, आयरन नेल है। तो उस आयरन नेल को कहाँ डाल देना है, इस सॉल्यूशन में। मान लीजिए ये आयरन नेल है, इसको हम लोग डाल दिए इस सॉल्यूशन में। थोड़ा और उसको ऊपर लेवल ले जाते हैं वाटर का, ये जो सॉल्यूशन है उसका लेवल, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू वाला, और रेड वाला क्या है, आयरन नेल है। लिखना है तो लिख लीजिए, आयरन नेल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग आयरन नेल डाल दिए, मीन्स इस साइड वाला सेटअप रेडी है। इतना समझ में आ रहा है। इसमें और भी चीज़ हम लोग डालते हैं, जैसे थोड़ा बहुत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। इसमें क्या डाला जाता है, इसमें डाल है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, जिसमें हम लोग वाटर मिला देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे, देन क्या बन गया, डाइल्यूट बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड में कभी वाटर नहीं डालिएगा, एक बार वो पूरा माउथ आपका जल जाएगा, पूरा फेस जल जाएगा। जैसे डालोगे पूरा एक बार, बहुत हेवी हीट निकलता है बहुत ज़्यादा, पूरा फेस डैमेज हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें इस रिएक्शन में। क्यों डालते हैं पता है, किसी को पता है क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि इसका ब्लू कलर रिटेन रहे। अगर इसको हम लोग सीधा डाल देंगे देन इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? कलर को रिटेन करके रखने के लिए। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखने के लिए। कलर को बनाए रखने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वही बीकर है, बीकर है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, आयरन नेल है, आयरन नेल है। ये बीकर है, ये सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, आयरन नेल है। ये जो आयरन नेल होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है, बोलिए? रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर कैसा कलर होता है, मतलब रेड और ब्राउन दोनों का जो मिक्सचर कलर आएगा उसी को हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर। तो आयरन नेल कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। और ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा कॉपर। ये आयरन नेल है, इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला है क्या है, कॉपर डिपॉजिट। आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर कॉपर जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आता है। ये आयरन का जो रॉड है, आयरन का जो नेल है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, और ये जो आयरन का नेल है इसके नीचे में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इतना आ गया। और ये जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा हो जाता है सॉल्यूशन का कलर, ग्रीन। FeSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट, ग्रीन FeSO4 हो जाता है। FeSO4 क्या होता है, आयरन सल्फेट। आ रहा है सभी को समझ में, या जा रहा है ऊपर ऊपर से? यही हुआ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ देखिए, फिर से ध्यान से समझिए। हम लोग एक आयरन के नेल को लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए, इसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। फ्यू ड्रॉप हम लोग डाल दिए। क्यों डाल दिए, क्योंकि इसका ब्लू कलर रिटेन रहे, मतलब बने रहे ब्लू कलर, ताकि ब्लू कलर इसका लूज ना कर जाए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देर बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल किस कलर का हो जाएगा, आयरन नेल रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और ग्रीन
ग्रीन FeSO हो जाएगा, मतलब आयरन सल्फेट बन जाएगा और ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये देखिए FeSO4, FeSO4 बना, ग्रीन आयरन सल्फेट और कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो गया, इस नेल के ऊपर, और नेल का कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर। तो यही था रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, आयरन कैसा होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। इसको सब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपका छोटा भाई है, उसके जाकर आएगा, आप क्या करते हो, उससे बैग छीन लेते हो क्योंकि आपके पास ज़्यादा ताकत है। कौन है, ये हो आप, और ये कौन है, ये वाला कॉपर क्या है, छोटा भाई। ये आप हो और कॉपर है छोटा भाई, और SO4 है बैग। आप क्या करोगे, अपने छोटे भाई से बैग छीन लोगे। पापा खरीद के लाए बैग छोटे भाई के लिए, आप क्या करोगे, उससे छीन लोगे और बैग हो गया आपका FeSO4। मतलब आप आयरन हो, आप बैग को ले लिए। मीन्स आप ज़्यादा रिएक्टिव थे, ये लेस रिएक्टिव था कॉपर, छोटा भाई है तो ये बाहर रह गया बेचारा। ऐसा ही ना होता है घर में। ओके, आ गया समझ में। ये कौन है, कॉपर कौन है, बोलिए, आपका छोटा वाला भाई है, छोटा भाई। और ये Fe कौन है, आप हो, और ये बैग आप छीन लिए छोटे भाई से। अब तो आ गया होगा समझ में। आयरन कैसा है, आप कैसा हो, मोर रिएक्टिव हो। आप कैसा हो, मोर रिएक्टिव हो, ज़्यादा ताकतवर, मोर रिएक्टिव। अगर आपका भाई ज़्यादा ताकतवर होगा तो वो आपके लिए खरीदाएगा तो वो आपसे छीन लेगा। ओके, तो आप कैसा हो, मोर रिएक्टिव हो। और ये कैसा है, कॉपर कैसा है, ये वाला लेस रिएक्टिव है, इससे क्या किया, छीन लिया। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो गया, बैग खरीदा कर आया किसी के लिए और मिल गया आपको, मीन्स उसका वो छीन लिया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए नोट इतना। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए अब डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिखता हूं मैं। whenever a more reactive metal, whenever a more reactive metal is, जब हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल को ऐड करते हैं, एडेड टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हम लोग एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को, ये कहता है मोर रिएक्टिव मेटल, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू ए सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन से ऐड करते हैं, ये क्या है, एक्चुअली ये है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल को ऐड करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, द लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस फ्रॉम, द लेस reactive metal is displaced from। 2 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा, पहले एक बार पढ़िए। whenever a more reactive metal is added to a salt solution, the less reactive metal is displaced from its salt solution। नहीं आया, रुकिए फिर से बताता हूँ। whenever a more reactive metal is added to a salt solution, more reactive metal है, salt solution से ऐड किए, the less reactive metal is displaced। ये कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव है, मीन्स कमजोर है, छोटा भाई है आपका, वो क्या हो गया, बाहर चला गया, डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको बैग मिल गया, ये बैग और आपका छोटा भाई क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बेचारा लेस रिएक्टिव था, आप उससे क्या किए, बैग को छीन लिए। आगे आप समझ में डेफिनेशन।
whenever a more reactive metal is added to a salt solution of less reactive metal है उसके साथ आप ऐड हो गए, देन क्या करोगे आप, लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, लेस रिएक्टिव मेटल को आप दूर कर दोगे, मीन छोटा भाई से बैग छीन लोगे। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग इस कारण से भी करते हैं, इस प्रोसेस को किया जाता है डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन द अदर। क्यों किया जाता है? डिपॉजिट दिख रहा है सभी को? एक डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर। जैसे मान लीजिए आयरन है, इसके ऊपर डिपॉजिट कराना है इस लेयर को, आयरन के ऊपर डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर, एक मेटल के ऊपर में थिन लेयर को डिपॉजिट करा दिए SO4 का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसी कारण से इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं, डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर। हो गया? आ गया वो एग्जाम्पल देखिए, नेल वाला, नेल के ऊपर क्या चीज डिपॉजिट हो रहा था, बताइए क्या डिपॉजिट हो रहा था? कॉपर, याद है या भूल गए? नेल के ऊपर क्या हो रहा था? कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा था। बे नहीं समझ में आया, ये था आयरन नेल के ऊपर ऐसा कॉपर डिपॉजिट था नीचे में, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल, एक मेटल का थिन लेयर डिपॉजिट किया जाता है ऑन अनदर। आ गया समझ में आप? इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी करते हैं, जैसे ये प्रोसेस अपने आप हो गया, और भी बहुत सारा रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किया जाता है, और इस रिएक्शन में ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी का भी हेल्प लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का भी हेल्प लिया जाता है। ये सब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कभी स्कूल में, ठीक है? ये सब रिएक्शन आ रहा है सभी को समझ में? कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए, कर लिए? रब कर दूं? आ गया समझ में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको आप एक बार रीडिंग लगाइए तो शुरू से। कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? कर लिया रीडिंग? चलिए, आ गया समझ में? जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, देन क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। आ गया? और आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाता है। बस 2 पॉइंट इतना से समझ में आया आपको। दो बात बस याद रखना है, एक मेटल के ऊपर हम लोग दूसरे मेटल को डिपॉजिट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस एग्जाम्पल में आप देखे होंगे, आयरन नेल के ऊपर कॉपर जाकर डिपॉजिट हो जा रहा था, देखिए कॉपी में। आ गया समझ में? अब हम लोग इस लेक्चर के सेकेंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। क्रिस्टलाइजेशन, इसको भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं, ठीक है? ये कैसे ये रिएक्शन होता है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। साउंड जा रहा है प्रॉपर? सही है। चलिए, इसको भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर को लेना है। एक बीकर को हम लोगों ने लिया, ठीक है? इस बीकर में कुछ हम लोग वाटर डाल देते हैं।
इस बीकर में हम लोगों ने वाटर डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें CuSO4 डाल देना है, कॉपर सल्फेट। मान लीजिए ये है CuSO4, कॉपर सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं इतना में। और इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वाटर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाकर इसमें डाल देना है। और क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेकर मिक्स कर देना है पूरे को। ग्लास ना चम्मच से हम लोग बनाते हैं, वैसे ही एक ग्लास रॉड से इसको मिक्स करा देना है। ग्लास रॉड लेकर पूरे को मिक्स करा देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे रिएक्शन को हीट करना शुरू करना है। हीट करना शुरू कर दिए बंसन बर्नर के हेल्प से। ये क्या है, हीट है। लाल लाल हीट निकल रहा, अच्छे से बना दूं क्या? ठीक है, हम लोगों ने इस पूरे सेटअप को क्या किया, हीट करना शुरू किया। कैसे सेटअप तैयार किया जाता है इसके बारे में मैं कई बार बता चुका, ठीक है। तो सिर्फ आपको इस ग्लास रॉड को लेना है, ट्राइपॉड स्टैंड पर डालकर स्क्रॉ गॉज से उसको ढक देना, स्क्रॉ गॉज से उसको ढकना है, ट्राइपॉड को उसके ऊपर डाल देना है इस बीकर को, और देन क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। हीट करना स्टार्ट कर दोगे, देन क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, इसको पूरा मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसमें कॉपर सल्फेट को ऐड करते जाना है। ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग इतना किए, पूरा मिक्स कर दिए, और फिर से हम लोग धीरे धीरे करके इसमें कॉपर सल्फेट को मिक्स करने लगेंगे। धीरे धीरे करके इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को मिक्स करने लगेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोर कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे। चलिए, मोर कॉपर सल्फेट ऐड। इसमें क्या करना है, धीरे 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 करके और ज़्यादा इसमें कॉपर सल्फेट को ऐड करते चले जाना है। मोर कॉपर सल्फेट को ऐड करते जाना है। इतना ज़्यादा इसमें ऐड कर देना है जिससे और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड नहीं हो पाए। मीन्स जैसे मान लीजिए आप ग्लास लिए, ग्लास में चीनी डाल दिए, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से जाकर देखिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ग्लास लिए, ग्लास में थोड़ा सा हम लोग चीनी डालना स्टार्ट किए, चीनी डाल के मिक्स किए जा रहे हैं और लगातार चीनी डाले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद आप उसमें चीनी डाल नहीं सकते हो। उस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके बाद आप उसमें कुछ और भी मिक्स नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही क्या करना है, कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करते जाना है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद इसमें आप कॉपर सल्फेट ऐड नहीं कर पाओगे। उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। कब तक ऐड करते जाना है, टिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता है तब तक इसमें ऐड करते चले जाना है। क्या चीज़ को, कॉपर सल्फेट को ऐड करते चले जाना है। इसका मतलब क्या हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, नो मोर CuSO4 कैन बी एडेड। क्या मतलब हुआ, नो मोर CuSO4 कैन बी एडेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें और ज़्यादा आप CuSO4 को ऐड नहीं कर सकते हो। आ गया इतना समझ में? उसके बाद क्या करना है, इस पूरे रिएक्शन नो मोर CuSO4 एडेड, इतना तो समझ में आ गया।
उसके बाद क्या करना है, इस पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। क्या करना है, फिल्टर पेपर से इसे फिल्टर कर लेना है। फिल्टर का मतलब होता है छान लेना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद जो चीज़ बचेगा, फिल्टर करोगे, जैसे आप एक कपड़ा ले लो और चीनी पानी को मिक्स करा के और पूरे को छान लो। छान लेने के बाद जो नीचे बचेगा उसको क्या करना है, आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। जो नीचे बचेगा उसको क्या करना है, कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो ये जो फिल्टर हम लोग करेंगे और जो चीज़ बचेगा उसको हम लोग चाइना डिश में जमा करेंगे। मतलब एक ऐसा बर्तन होता है लेबोरेटरी में, इसको हम लोग बोलते हैं चाइना डिश में हम लोग क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। चाइना डिश में जो चीज़ पास कर जाएगा उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पर कलेक्ट करेंगे, चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे। चाइना डिश में हम लोग कलेक्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कूल्स होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। कूल्स होने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। और जो चीज़ फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो ये जो चीज़ फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा ये क्या है, फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट आ रहा है सभी को समझ में, ये क्या है, फिल्ट्रेट। जो भी चीज़ फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसके बाद क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और क्या होगा, ये सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। मतलब इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो, ये क्रिस्टल बन जाएगा। सिंपल आप बोलो, मतलब एक जैसे होता है ना क्रिस्टल, मतलब जो क्या बताऊं, जैसे क्रिस्टल जेली देखे हो, जेल जो बाल में लगाया जाता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल जमा हुआ, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल। और इसको बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये जो कूल हो जाएगा उसके बाद ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस पूरा लिख दूं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है सभी को, कूल्स। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब कर लिए इतना नोट, आ गया इतना समझ में सभी को। ये क्या हुआ, क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल बन गया, ठीक है। आ गया समझ में। इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन देखिए, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। प्योर केमिकल को जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं इसके सॉल्यूशन से, इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। थोड़ा कम आपको समझ में आ रहा होगा, इस टॉपिक को आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, ओके। घबराना नहीं है, लास्ट लेक्चर है, इसके बाद केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, ओके। आ गया समझ में। डेफिनेशन लिख दूं यहां पर, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल। क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल। क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ ए सबस्टांस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है या नहीं, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल। इससे हम लोग क्या करेंगे, प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन करेंगे। इस प्योर क्रिस्टल को हम लोग ऑब्टेन करेंगे। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से हम लोग प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन करेंगे, इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन।
जैसे एग्जाम्पल में जैसे देखिए, जैसे शुगर को ऑब्टेन किया जाता है, शुगर को प्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग फिटकरी बनाएंगे, देन आपको थोड़ा ज़्यादा और इसके बारे में आपको क्लियरिटी आएगा। शुगर बनाते हैं और हम लोग फिटकरी बनाते हैं, एलम बनाते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में बनाएंगे। उसके बाद ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। जैसे कॉपर सल्फेट बनाते अभी हम लोग बनाए हैं, कॉपर सल्फेट बनाए हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाए हैं ना, अभी तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाए। कैसे कैसे बनाए हैं, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट और ज़्यादा ऐड करते गए, कॉपर सल्फेट ऐड करते गए। उसके बाद क्या होगा, ऐड करते गए, उसके बाद क्या किए, फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किए, जो बच गया नीचे चला गया, जो क्या था, फिल्ट्रेट था। फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर होकर नीचे चला गया, उसको हम लोग सुपर कूल्ड होने के लिए छोड़ दिए, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, सुपर कूल्ड हो गया, सुपर कूल्ड हो गया जेली फॉर्म में, क्रिस्टल। तो उसी क्रिस्टलाइजेशन। चीनी भी इसी में बनाया जाता है, उसमें चीनी ऐड कर ऐसे बनाया जाता है। जैसे हम लोग एलम अभी बनाना सीखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट बनता है, जैसे अभी हम लोग कॉपर सल्फेट बनाए हैं। जैसे हाँ, नमक भी बनाना अभी आज हम के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। जैसे प्योर सॉल्ट, नमक भी बनाना हम लोग सीखेंगे। नमक बनाना, नमक कहाँ से बनता है सभी को पता होगा, सी वाटर से बनता है। कहाँ से बनता है, सी वाटर से। अब कैसे कैसे बनता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग कॉपर सल्फेट बनाना सीख चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत इतना में किसी को? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिए? आ रहा है सभी को समझ में? क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन गया। कैसे कैसे बना था हम लोग बात कर चुके हैं। नहीं समझ में आता है, फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर से रिपीट करके 2 बार देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, रियली टफ है। ओके, ये सब आपको 10th में पढ़ना है, अभी 7th में नहीं पढ़ना है। तो आप बोलोगे पढ़ा क्यों रहे हो, तो ओलंपियाड में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बट ओलंपियाड में पूछा जाता है। ठीक है, कर दूँ अब हम लोग एलम बनाना सीखते हैं, फिटकरी बनाना। चलिए, फिटकरी हम लोग अब बनाते हैं। फिटकरी बनाना सीखते हैं। चलिए, अब हम लोग फिटकरी बनाना सीखते हैं, एलम बनाना सीखते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले आपको एक बीकर ले लेना होगा। मान लीजिए ये हम एक बीकर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, इसमें एलम का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि इसमें और ज़्यादा आप एलम ऐड नहीं कर सकते हो। कंफ्यूज हो गया क्या? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसके बाद इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप ऐड करोगे देन वो नहीं हो पाएगा। जैसे पानी है, पानी में चीनी ऐड करते गए, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद आप चीनी नहीं ऐड कर सकते, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या करना है आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एलम लो, एलम को ले लेना है। क्या लेना है, बना देता हूँ अच्छे से सॉल्यूशन। चलिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एलम का हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिए। मीन्स
सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स पूरा मिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एलम ऐड हो चुका है, इससे ज़्यादा आप ऐड इसमें नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, एक कवर करने वाला आता है, कवर करने वाला, जैसे घर में क्या किया जाता है, जो भी जिसमें खाना बनता है उसके ऊपर से एक प्लेट डालकर कवर कर दिया जाता है खाना को, वैसे ही इसमें क्या है, एक कवर करने वाला आता है, बीकर को कवर करने वाला लीड आता है। उस लीड में क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग लटका देना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। इसमें क्या करना है, एक आपको धागा लटका देना है, स्ट्रिंग लटका देना है, और इस धागा से आपको एक छोटे से पीस को बांध देना, फिटकरी के एक छोटे से पीस को बांध देना है। ठीक है, क्या करना है, छोटे से पीस को बांध देना है। इस छोटे से पीस को हम लोग बोलते हैं सीड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीड। धागा से क्या किए, उसके छोटे से पीस को हम लोग लटका दिए, उसको बोलते हैं सीड। और नीचे क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एलम। ठीक है, सीड क्या है, सीड क्या है बताइए, देखकर बताइए। स्मॉल क्रिस्टल एडेड टू स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें हम लोग स्मॉल छोटा सा चीज डालेंगे, ऐसा छोटा सा चीज जो कि क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम बोलते हैं सीड। आ रहा है समझ में सभी को। सीड क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल एडेड टू स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन। स्मॉल क्रिस्टल एडेड टू स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन, स्मॉल क्रिस्टल एडेड टू स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन। सीड क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल एडेड टू स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सीड क्रिस्टल, या सिंपली उसे हम लोग सीड बोल सकते हैं। आ गया समझ में। स्मॉल क्रिस्टल एडेड टू स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन, जैसे इसके अंदर हम लोग ये डालेंगे क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये रहेगा सैचुरेटेड फॉर्म में, मतलब पूरा मिक्स फॉर्म में रहेगा। जैसे एलम इसमें हम लोग डालेंगे, सीड डालेंगे, और क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या किए, एक बार फिर से लिखते हैं। हम लोगों ने छोटा सा क्रिस्टल लिया, स्मॉल क्रिस्टल लिया, फिर स्मॉल क्रिस्टल के साथ हम लोगों ने क्या किया, सीड को टाइट कर दिया, टाइट थ्रेड सस्पेंड कर दिया, थ्रेड को बांध के लटका दिया, थ्रेड से हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया सीड को। कोई दिक्कत इतना में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है, ये जो सीड है, अपना साइज बढ़ाने लगेगा। क्या होगा, अपना वो साइज को बढ़ाने लगेगा, मीन्स मोटा होने लगेगा। मीन्स इसमें आप छोटा सा सीड डाले, मीन्स छोटा सा फिटकरी डाले, और उसका पूरा सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या होगा, ये अपना साइज को ग्रो कराने लगेगा, मीन्स बड़ा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। फिटकरी का क्या होगा, साइज बढ़ने लगेगा। क्रिस्टल ग्रो इन साइज, क्रिस्टल ग्रो इन साइज, क्रिस्टल ग्रो इन साइज, वो अपना साइज को बढ़ा लेगा। एंड बिकम्स बिग, और क्या होगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, बिकम्स बिग। जैसे अभी छोटा है, और थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये अपना साइज को ऐसे 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 बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, और इतना बड़ा फिटकरी हो जाएगा, इतना बड़ा, ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। नोट कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। कर लिए। उसके बाद क्या करना है, इस क्रिस्टल को, ये जो पूरा क्रिस्टल है एलम का जो क्रिस्टल है, उसको क्या करना, पूरा निकाल देना, मीन्स उस सीड को निकाल देना, जो बड़ा हो जाएगा सीड उसको निकाल देना। आफ्टर रिमूविंग क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन, आफ्टर रिमूविंग क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज मदर लिकर।
नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इस पूरे क्रिस्टल को हम लोग बाहर निकालेंगे और जो चीज़ रिमेनिंग रहेगा उसको हम बोलते हैं मदर लिकर। क्या बोलते हैं? जो भी चीज़ इसमें बच जाएगा, रिमेनिंग जो चीज़ रहेगा उसको हम बोलते हैं मदर लिकर। मदर लिकर क्या बोलते हैं? मदर लिकर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आफ्टर रिमूविंग क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन इज मदर लिकर। क्या है? आफ्टर रिमूविंग द crystal from after removing the crystal from solution, the remaining solution is mother liquor। आ गया समझ में? आफ्टर रिमूविंग द क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन, क्रिस्टल को क्या कीजिए? बाहर निकाल लीजिए और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं मदर लिकर। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए? दिख रहा है सभी को? क्लियर दिख रहा है? साउंड जा रहा है प्रॉपर? रब कर दूं? अब हम लोग बात करते हैं एलॉय बनाना सीखते हैं। एलॉय बनाना, एक सेकेंड, इसको नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट? कर लिए? माइक का तार उलझ जा रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग बनाना सीखते हैं क्या चीज़? फिटकरी बना लिए, कॉमन सॉल्ट बनाना सीखते हैं, मीन्स नमक बनाना सीखते हैं। पहले एलॉय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन पढ़ेंगे नमक बनाना सीखेंगे। चलिए, नमक कैसे बनता है वो भी आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलॉय क्या होता है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, कभी ना कभी तो जरूर ही पढ़े होंगे। एलॉइंग, वाई है ये, एलॉइंग। चलिए, एलॉय क्या होता है पता है? जब हम लोग दो या दो से अधिक मेटल को ऐड करते हैं उसी को बोला जाता है एलॉय। या जब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल को ऐड किया जाता है। एलॉय क्या होता है? टू या मोर मेटल्स एडेड टुगेदर। जब हम लोग दो या दो से अधिक मेटल्स को ऐड करते हैं उसी को बोला जाता है एलॉय। या मेटल एंड नॉन मेटल्स, जब हम लोग दो मेटल्स को ऐड कर देते हैं या एक मेटल दूसरा नॉन मेटल को ऐड करते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन उसी को बोला जाता है एलॉय। क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। मिक्स कैसे स्टेट में करेंगे? मोल्टेन स्टेट में। दोनों को पिघला देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे और जो कंपाउंड बनेगा, जो चीज़ बनेगा उसी को हम बोलते हैं एलॉय। इससे क्या होता है? प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाता है। इससे क्या होता है? कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाता है। जब हम लोग दो चीज़ को मिक्स करते हैं क्या होगा? प्रॉपर्टी इम्प्रूव होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाता है। किसका? मेटल्स का होता है। कोई दिक्कत नहीं इतना में। इससे क्या होता है? प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाता है। जैसे देखिए, आयरन में हम लोग कॉपर को ऐड कर देते हैं, इससे क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो आयरन। जब आप आयरन को कॉपर के साथ, सॉरी, कार्बन के साथ जब आप आयरन को ऐड कर दोगे
क्या चीज़ के साथ? कार्बन के साथ। सी स्टैंड फॉर कार्बन। जब आप आयरन को कार्बन के साथ ऐड करोगे देन वो मजबूत बन जाएगा, जल्दी नहीं टूटेगा। अगर कार्बन ऐड नहीं करोगे देन वो ब्रेक कर जाएगा। आयरन को जब आप कर दोगे, स्मॉल अमाउंट में ही किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में किया जाता है, देन उससे वो मजबूत बन जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, रस्ट फ्री भी हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है मतलब टिकाऊ हो जाता है, रस्ट फ्री हो जाता है, मीन्स उसमें जंक नहीं लगता है। और नॉर्मल आयरन में क्या होगा? जंक लग जाता है। आयरन का क्या प्रॉपर्टी होता है? रस्टिंग। लोहा में क्या होता है? रस्ट लगता है। इसके बारे में तो हम लोग पिछले क्लासेस में काफ़ी डीप में पढ़े थे। रस्टिंग किस क्या चीज़ के प्रेजेंस में होता है? मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, मीन्स भींगा हुआ जो हवा चलता है, हवा में जो ह्यूमिडिटी होता है, आर्द्रता होता है, मीन्स वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट एयर। कोई दिक्कत नहीं इतना में। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। जो बर्तन हम लोग घर में अपने यूज करते हैं खाना खाने के लिए, वो क्या है? स्टेनलेस स्टील है, उसमें जंक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो एलॉय है। इसमें स्टेनलेस स्टील में मेनली क्रोमियम और मैंगनीज का यूज किया जाता है। क्या चीज़ का? क्रोमियम और मैंगनीज का यूज किया जाता है। क्रोमियम एंड मैंगनीज। क्रोमियम और मैंगनीज का यूज किया जाता है। यही था एलॉइंग। अब हम लोग नमक बनाना सीखते हैं। ठीक है, कर लिए नोट? अब हम लोग नमक बनाना सीखते हैं। नमक बनाना सीखते हैं। चलिए अब हम लोग नमक बनाना सीखते हैं। कैसे बनता है नमक? तो ये नमक जो बनाने का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है डिसैलिनेशन। क्या बोला जाता है? डिसैलिनेशन। इस मेथड को बोला जाता है डिसैलिनेशन। नमक बनाने के मेथड को बोला जाता है डिसैलिनेशन। समझते जाइए। नमक क्या चीज़ से बनता है? समुद्र का पानी। समुद्र में क्या आते रहता है? टाइड सब। समुद्र का पानी एक बार बहुत दूर जाता है फिर वापस आता है। ये सब तो पता होगा, हाई टाइड लो टाइड, ये सब जियोग्राफी में आप पढ़ोगे या पढ़ ही चुके होगे अभी तक। तो समुद्र में टाइड आता है, उसके बाद क्या होता है? एक बार पानी बहुत दूर तक चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं टाइड्स आना। तो समुद्र का पानी जब टाइड आता है तो कहाँ जाएगा? बहुत दूर तक चला जाएगा फील्ड में। उसके बाद क्या किया जाता है? जैसे पानी गया उसको कलेक्ट कर लिया जाता है पिट्स में। गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा में समुद्र को पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है। समुद्र के पानी को पिट्स में क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। पिट्स में हम लोग क्या किए? पिट में कलेक्ट कर लिए और इसको हम लोग क्या करते हैं? स्टैंड इट फॉर फ्यू डेज। और इसको हम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। एक गड्ढा खन के समुद्र का पानी गया, उसको हम लोग छोड़ दिए और इसके ऊपर क्या लगेगा? सनलाइट लगेगा। सन का एनर्जी इसके ऊपर लगेगा। जब सन का एनर्जी इसके ऊपर लगेगा देन क्या होगा? जो पानी में नमक प्रेजेंट रहेगा वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। पानी क्या होगा? वाटर इवोपरेट हो जाएगा। वाटर क्या होगा? वाटर इवेपोरेट
इवेपोरेट्स, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और सॉल्ट क्रिस्टल लेफ्ट, और नमक का बड़ा सा क्रिस्टल लेफ्ट हो जाएगा। इतना तो पता है। और वो जो नमक का क्रिस्टल लेफ्ट होगा वो कैसा होगा? इम्प्योर होगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गंदगी प्रेजेंट होंगे। गंदगी प्रेजेंट होंगे, उसके बाद क्या किया जाता है? जो इम्प्योर क्रिस्टल होता है, यहाँ पर लिखूं, चलिए, इम्प्योर क्रिस्टल जो होता है इसको हम लोग फिर से वाटर में ऐड करते हैं। मीन्स इसको क्रिस्टल को कैरी करके ले जाया जाता है, इसमें हम लोग फिर से वाटर को डिजॉल्व कराते हैं, पानी में इसको हम लोग फिर से मिक्स करते हैं, वाटर में हम लोग फिर से डिजॉल्व कराते हैं और देन उसे फिल्टर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? इम्प्योरिटी रिमूव हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है। फिल्टर करने से क्या होगा? इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कैसे हम लोगों ने किया? समुद्र का पानी गया, एक गड्ढा खोद कर रखे हो, गड्ढा में कलेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या किए? सनलाइट आया, सनलाइट से क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल से क्या हुआ? क्रिस्टल कैसा? इम्प्योर है, उसको हम लोग वाटर में ऐड कर दिए, वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा? फिर से हम लोग उसको फिल्टर करेंगे और इम्प्योरिटी अलग हो जाएगा और नमक अलग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ये टॉपिक मेनली आपको क्लास 10th में पढ़ना है, बस 10 मिनट का टॉपिक है। कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। कभी ऐसा भी हो जा सकता है कि ओलंपियाड में पूछ लिया जाए। ये टॉपिक आपके स्कूल में जनरली नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो मेनली 5 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं। बहुत सारा टाइप का होता है, बट मेनली आपको 5 टाइप्स का पढ़ना है क्लास 10 तक भी। जो सबसे पहला होता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो कंपाउंड है वो कंबाइन कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए H2 है, वो O2 के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है। H2 को हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है। बैलेंस करना आप लोग क्लास 10th में सीखोगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए CaO है, ये वाटर के साथ रिएक्शन किया, बन गया CaCO3। ठीक है, CaO है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बना? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? दोनों कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहा है, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब combine to form single compound। डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे अब कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, वैसे एक कंपाउंड दो कंपाउंड में भी तो टूट सकता है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए CaCO3 है, जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे, हीट करोगे, देन क्या होगा? फिर से ये CaO प्लस H2O में टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर भी टूट जाता है, H2O भी टूट के H2 प्लस O2 बन जाता है। लिखना है तो लिख लीजिए H2 प्लस O2। ठीक है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके बारे में अभी हम लोग तुरंत बात कर रहे थे।
कर लिए? नोट कर लिए? रब कर दूं? कर लिए? चलिए, थर्ड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सबको पता है? कब पढ़े थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? 4 क्लास पहले, आज ही तो पढ़े हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे CuSO4 प्लस Fe, क्या कंपाउंड बना जाएगा? कंपाउंड क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए AgNO3 है, AgNO3 इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए कॉपर के साथ, क्या कंपाउंड बनेगा? जब AgNO3 का रिएक्शन आप कॉपर के साथ करवाओगे देन कंपाउंड बनेगा जब AgNO3 का रिएक्शन करवाओगे कॉपर के साथ देन कंपाउंड बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, बाहर निकल जाएगा। ये कंपाउंड क्या है? कॉपर नाइट्रेट और Ag बाहर निकल गया। Ag क्या है? सिल्वर। और ये क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये सब नाम आपको याद रखना है। 9th क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर से याद ही करना पड़ेगा। तो अभी से ही याद करके रखो। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया समझ में? क्या हो रहा है? क्या है? कैसा है ये? लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव क्या किया? लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल दिया और उसके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। कैसा है? मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल दिया और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गया समझ में? फिर एक और रिएक्शन आता है जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसका पहले डेफिनेशन लिखिए। कंपाउंड reacts to form insoluble products। जब हम लोग कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं देन इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए नमक है, NaCl का रिएक्शन करवा दीजिए AgNO3 के साथ, NaCl का रिएक्शन करवाइए AgNO3 के साथ, देन कंपाउंड बनेगा AgCl प्लस NaNO3। यही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म इंसॉल्युबल प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या होता है? जो इधर लिखा जाता है रिएक्शन के इस साइड में, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। सिंपल समझिए, जो रिएक्शन में भाग ले वो रिएक्टेंट, और जो चीज़ बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्ट होके ये क्या है? इंसॉल्युबल होगा, मीन्स डिजॉल्व नहीं होगा पानी में। आ गया समझ में? प्रेसिपिटेशन। फिर आता है एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है, मान लीजिए एसिड है उसका रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करवाते हैं, देन बनता है सॉल्ट प्लस वाटर।
इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड क्या होता है, मोस्ट कॉमनली HCl, बेस क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या कंपाउंड बनाएगा NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सॉल्ट है, इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब आप एसिड और बेस दोनों को साथ में मिला दोगे देन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ गया समझ में? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए व्हेन ए एसिड रिएक्ट विथ ए बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, तो यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। और बेस्ट बुक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना दिया था, किस किस बुक से आपको क्वेश्चन लगाना है और किस किस बुक से आपको थ्योरी पढ़ना है, उस सब के ऊपर मैं वीडियो बना दिया था। तो वो वीडियो पहले जाकर देखिए, उसके बाद बुक से क्वेश्चन लगाइए और ये जितना मैं पढ़ाया ये पूरा लर्न कीजिए। और आज आपका केमिस्ट्री क्लास 7th का ख़त्म होता है और अब बायो और फिजिक्स का चैप्टर सब आता। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।